हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर आज एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो भारत के संवैधानिक विकास पर केंद्रित है। तो सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है तो इस पे हम एक नज़र डालते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के इर्द गिर्द से स्टार्ट होता है। तो ये आप देखें तो 1600 ईस्वी का चार्टर, 1600 ईस्वी का चार्टर मीन्स राजलेख, इसको राजलेख कहते हैं और इंग्लिश में इसको चार्टर। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कि इंग्लैंड की ने क्या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या एक ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दिया। तो जो कंपनी थी इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इसकी कुल जो पूंजी थी 30,133 पाउंड लगाई और गवर्नर, इस कंपनी का जो पूरा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो उसको शॉर्ट में क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। कुल जो भागीदार थे इसमें 217 लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने, 217 लोग। और इस कंपनी को चलाने के लिए तो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की स्थापना की गई। इस कंपनी का सर्वा कौन कंपनी चलाएगा, तो इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल कहा गया। और इस निदेशक मंडल में 26 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 24 अन्य सदस्य। तो कुल मिलाकर इसमें 26 सदस्य थे इस कंपनी में को चलाने के लिए। तो जो भागीदार थे 217 थे और इन्हीं में से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। फिर 1726 का राजलेख सामने आया। तो इस राजलेख के द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो जो हमारे अंग्रेज़ों ने जिस भारत में जिन जिन जगहों पर कब्जा कर रखा था जगहों पर, तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास में अपनी प्रेसिडेंसियां बना रखी थी। तो इन प्रेसिडेंसियों को क्या 1726 के राजलेख के द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए, तो जो निदेशक मंडल को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया। जो निदेशक मंडल का कार्यकाल अभी तक 1 वर्ष रहा करता था और इसका कार्यकाल क्या कर दिया, 4 वर्ष कर दिया। निदेशक मंडल के 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्य यानी 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। कंपनी के 1000 शेयर धारक निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये नियम बनाया गया कि जो कंपनी में 1000 शेयर धारक हैं ऐसे ही भागीदार निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव कर सकते थे। इससे पहले ये 500 पाउंड शेयर धारक किया करते थे। जो पहले जो 500 पाउंड शेयर धारक ही निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव कर लेते थे, पर अब क्या है, इसका राशि जो थी बढ़ा के 1000, जो कम से कम 1000 शेयर धारक के पाउंड हो ऐसे ही चुनाव कर सकते थे। आगे बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और इसे 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई और सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो जो 4 सदस्य कौन कौन से थे,
फिलिप फ्रांसिस, मानसन, क्लेवरिंग और वर्वेल, इन चारों को गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य बनाया गया। 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य जो न्यायाधीश थे इल्जा हिप्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम, चैम्बर्स, लेमिस्टर, एब, हाइड। तो चैम्बर्स थे, लेमिस्टर, एब, हाइड, इन 3 को न्यायाधीश के परिषद में इनको रखा गया। अपील, अगर ये कोलकाता जो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में। ये प्रीवी काउंसिल कहाँ था, इंग्लैंड में। तो और इसकी 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने में प्रतिबंध लगा दिया गया। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधनात्मक अधिनियम इसे कहा गया, या बंगाल जुडिकेयर एक्ट भी इसको कहा जाता है। जो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसको संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेयर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। तो 1781 के तहत क्या, जो बंगाल का गवर्नर था, इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। पहले सिर्फ ये कलकत्ता के लिए ही विधि बना सकता था। जो बंगाल का गवर्नर था वो सिर्फ कलकत्ता के लिए ही विधि बना सकता था। गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल को क्या, सर्वोच्च न्यायालय यानी परिषद जो थी, जो 4 सदस्यीय परिषद थी, इसको अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता से मुक्त किया गया। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट मुख्य है दोस्तों। ये कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप को अलग अलग कर दिया गया। अभी जो 1784 से पहले जो क्रियाकलाप थे तो वो उनको कौन हैंडल करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्या, कंपनी की जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप, तो व्यापारिक मतलब कहाँ कैसे व्यापार करना है, और राजनीतिक क्रियाकलाप जो अंग्रेज भारतीय राजाओं के साथ में युद्ध करते थे, संधियां करते थे, तो इनकी देखरेख करने के लिए तो इसको ये दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक क्रियाकलाप कौन देख रहा था, निदेशक मंडल जो पहले से ही देख रहा था, और राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। कितने, 6 सदस्यीय। तो इसमें नियंत्रक मंडल में कितने सदस्यों का किया गया, 6 सदस्य को सम्मिलित करके एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। तो इसमें जो चांसलर एक्सचेकर, एक चांसलर एक्सचेकर होता था, एक राज सचिव होता था, और 4 जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होकर एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या 4 थी, उसकी संख्या 3 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों की अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। जो कंपनी के कर्मचारी जो अवैध थे, अवैध कार्यों के लिए क्या किया गया, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। 1786 का चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गईं। जो गवर्नर जनरल था इसको मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गईं, और सर्वप्रथम ये शक्तियां किसे दी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 का चार्टर एक्ट, इसे नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो नियंत्रक मंडल की जो स्थापना 1784 के तहत किया गया था, तो इसी जो इसकी वेतन देने की व्यवस्था की किससे किया गया, 1793 चार्टर एक्ट के तहत। 1813 का चार्टर एक्ट के में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1813 का चार्टर एक्ट ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा प्रदान की गई। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो कंपनी का ये व्यापारिक एकाधिकार जो था, सिर्फ इंग्लैंड के जो कंपनी थी वही व्यापार कर सकती थी भारत के साथ में, तो अब ये ऐसा नहीं रहा, कोई भी व्यापार कर सकता था। तो जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया।
कंपनी का चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। जो कंपनी थी चीन के साथ सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, और जो चाय का व्यापार था इस पे भी कंपनी का ही एकाधिकार बना रहा। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, किसके 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल का गवर्नर था इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकार करके स्वयं कानून बना सकता था। तो जो अगर नियंत्रक मंडल की जो स्थापना 1784 में की गई थी, तो ये क्या करता था, ये बंगाल के जो गवर्नर के द्वारा जो बनाया गया कानून जो था उसको अस्वीकार कर सकता था। परिषद द्वारा पारित कानून अधिनियम कहा जाने लगा। जो परिषद बनाती थी कानून तो उसको अधिनियम कहा जाता था। विधि सदस्य के रूप में गवर्नर को परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। एक जो विधि सदस्य के रूप में गवर्नर की परिषद में चौथे सदस्य को, जो इसकी 3 सदस्य कर दिए गए थे परिषद में गवर्नर जनरल की, तो इसमें एक चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो बैठकों में जो हमारा विधि जो सदस्य था ये क्या कर सकता था, जो परिषद में बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, पर इसको मतदान का अधिकार नहीं था। कंपनी के चीन और चाय के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के अधिनियम के तहत, चार्टर के तहत कंपनी के जो चीन और चाय का अधिकार था इसको भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वित्त आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसको वित्त आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय वित्त आयोग गठित किया गया। दास प्रथा को 1843 नियम 5 से अनुमूलन कर दिया गया। दास प्रथा का 1843 नियम 5 से अनुमूलन कर दिया गया। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने की स्वतंत्रता दी गई। अब कोई भी अंग्रेज बिना लाइसेंस के भारत आ जा सकता था। तो 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का जो चार्टर एक्ट है तो इसमें भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट के माध्यम से 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो विधि सदस्य जो था इसको शामिल किया गया था गवर्नर परिषद की जनरल की परिषद में, इसको पूर्ण सदस्य किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। जो अभी तक कंपनी के जो कर्मचारियों का नियुक्ति कैसे होती थी इसके लिए कोई एक रूपरेखा नहीं होती थी। अब इसके लिए क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने का आधार बनाया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। तो जो निदेशक मंडल में स्टार्टिंग में प्रारंभ में ही 24 सदस्य रखे गए थे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष मिलाकर 26 मेंबर थे। तो इनकी सदस्य संख्या जो 24 थी इनको क्या कर दिया गया, 18 कर दी गई। तो ये जो था हमारा भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब 1858 का जो हमारा एक्ट आएगा तो ये कंपनी के एकाधिकार को क्या इंग्लैंड का क्राउन अपने अधीन ले लेता है और कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर देता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे भारत के संवैधानिक विकास को हम पूरा देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं जो हमने इसमें मेंशन ना किया गया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।